फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, पंचायती राज जो है हमने स्टार्ट कर दिया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पंचायत का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है इंडिया में, इसको हमने डिटेल में कल समझ लिया है। और उसके पीछे की जो बेसिक हिस्ट्री है वो भी हमने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। और हमने समझ लिया है कि 24 अप्रैल जो है उसको पंचायती राज दिवस जो है आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब बेसिक्स जो है ये हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब आज जो है, आज के सेशन में हमें अपने पंचायतों का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझना है। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप में से जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ये चीज़ इटसेल्फ अपनी आईज से देखी होगी, बट जो मेरी तरह सिटीज से बिलोंग करते हैं वो काफी हद तक आई गेस कंफ्यूज होते होंगे कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वर्क करता है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम पंचायत का वर्किंग अच्छे से समझेंगे। और रीसेंट ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पूछा गया है। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सा वाला आर्टिकल पूछा गया था, बट यहाँ से जो आर्टिकल है वो भी पूछा गया है। अब फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट 9 में क्या करा गया, ढेर सारे नए आर्टिकल्स जोड़े गए, जो कि क्या है 243 ए से लेकर ओ तक है। अब अल्फाबेटिकली फ्रेंड्स काउंट कीजिए, ए बी सी डी ई 5 हो गए, एफ जी एच आई जे 10 हो गए, के एल एम एन ओ 15। मतलब कितने आर्टिकल्स फ्रेंड्स जोड़े गए हैं? 15 आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, जो अल्फाबेटिकली ए बी सी डी वगैरह वगैरह हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये आर्टिकल्स भी आपको याद करना है और इनके अंदर का डेटा भी याद करना है। अब डेटा तो आप इजीली समझ जाएंगे, बट द पॉइंट इज आर्टिकल्स आप कैसे याद करेंगे। सो आर्टिकल्स याद करने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक पैटर्न बनाया है, जो कि है 3 3 टोटल 6, 6 के बाद 7 9 11। अब फ्रेंड्स, जब हम आज का सेशन खत्म करेंगे तो इस पैटर्न को देखते से ही आपको क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है अल्फाबेट के साथ बकायदा आपको अच्छे से रिमेम्बर याद हो जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके जरिए 15 आर्टिकल्स जोड़े गए थे। अब जो फर्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स वो क्या करता है, ग्राम सभा इसको डिफाइन करता है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग ये क्या है। सो फ्रेंड्स, आप सबने विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस को समझा था, तो मुझे बताइए आप सब प्रेजेंटली विधानसभा या लोकसभा के लिए वोट कर सकते हैं, हाँ या ना? डेफिनेटली यस फ्रेंड्स, अबव 81 एवरी पर्सन हैज गॉट द राइट टू वोट। सो उसी तरह से जो पंचायत रहती है उसमें भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, वोटर्स होते हैं। और जो पंचायत में वोटर्स हैं उनको मिलाकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। अब ट्राई टू लिसन केयरफुली, ये चीजें बहुत सिंपल हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि पूरा जो विलेज है, विलेज में से जो वोटर्स होंगे सिर्फ वही क्या बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे। मतलब जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो लोग ग्राम सभा का पार्ट नहीं होंगे। देखिए जरा इस फोटो में सिर्फ एडल्ट लोग ही क्या होंगे, ग्राम सभा का पार्ट बनेंगे, बिकॉज दे आर द पीपल हु कैन वोट। अब एक और चीज जो इसमें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, एक गांव की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। सी, ग्राम पंचायत तब बनती है जब नॉर्मली 1000 की पॉपुलेशन हो। अब मान लीजिए आपका जो ग्राम है, जो गांव है, विलेज है, वहां पर 1000 पॉपुलेशन नहीं है। सो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में 3 विलेजेस को कंबाइन किया जाएगा। ये देखिए V1, V2 और V3, और इन तीनों से मिलाकर क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी, जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो आएंगे। सो कई विलेजेस के कॉम्बिनेशन से भी ग्राम सभा बन सकती है। एक सिंगल पंचायत कई विलेजेस के लिए हो सकती है। सो फर्स्ट आर्टिकल बताता है ग्राम सभा। अब आई गेस आप सबने ये नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। बट ये एग्जैक्टली है क्या? मैंने देखा है स्टूडेंट्स में इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
सो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड एंड इन अ वेरी सिंपल वे। अगर मैं बात करूं विधानसभा और राज्यसभा की, क्या फ्रेंड्स आप विधानसभा और राज्यसभा को लेकर क्लियर हैं? डेफिनेटली यस फ्रेंड्स, हमने काफी डिटेल में विधानसभा और राज्यसभा को समझा है। सो उसी तरह से जो पंचायत सिस्टम है, एज आई सेड यस्टरडे, बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन थी कि ये 3 टायर में होना चाहिए। सो उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या करा गया है, जो ये सिस्टम है ये 3 लेवल रखा गया है। 3 लेवल कैसे? डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट और विलेज। अब इसमें मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था कि एक विलेज है, उससे बड़ा क्या होगा? तहसील, तालुका, ब्लॉक वगैरह, और उससे बड़ा क्या होगा फ्रेंड्स? डिस्ट्रिक्ट होगा। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंदौर या उज्जैन की हम बात करें तो ये सिटी भी है, तहसील भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। और इसको मैंने गांधीयन प्रिंसिपल में आपको एक डायग्राम भी प्रॉपर शो करा था, ठीक है? ये लीजिए, विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बट एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो फ्रेंड समझेगा, मान लीजिए ये एक ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा 1, ये ग्राम सभा 2, ये ग्राम सभा 3, ये ग्राम सभा 4। तो जो ग्राम सभा होती है फ्रेंड्स, उनमें क्या होता है? इलेक्शन होता है, और इलेक्शन से क्या आती है? ग्राम पंचायत जो है वो बनती है। अब ग्राम पंचायत जो होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होते हैं? उसमें सरपंच और उप सरपंच होते हैं। अब आई गेस आप सबने देखा होगा, जो मोटिवेशन हम विधानसभा लोकसभा इलेक्शंस में देखते हैं, उससे भी ज्यादा आपको एंथुसियाज्म जो है वो विलेजेस के इलेक्शन में दिखेगा, क्योंकि वहां पीपल बहुत ईगर रहते हैं इलेक्शंस के लिए, बिकॉज वो इसको अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइट मानते हैं। तो जो सरपंच होता है फ्रेंड्स, उसका भी क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये रिमेंबर, सरपंच का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? सो ग्राम पंचायत क्या होती है? एक ग्राम सभा में से इलेक्ट होती है। सपोज, ट्राई टू सी केयरफुली इन द डायग्राम जो आपके फ्रंट में है। ग्राम पंचायत जो होती है फ्रेंड्स, ये एक ग्राम सभा से एक ग्राम पंचायत इलेक्ट होती है, जिसमें नियर अबाउट कितने होते हैं? 10 वार्ड होते हैं। अब ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहा हूं। अब दो ग्राम पंचायत मिलकर फ्रेंड्स क्या बना देगी? एक जनपद पंचायत। अब ये फिक्स नहीं है कि दो ग्राम पंचायत मिलकर ही बनाएंगी, ये पॉपुलेशन पे सब डिपेंड करता है। और जनपद पंचायत क्या होगी फ्रेंड्स? जिसमें वार्ड बढ़ जाएंगे। अब डेफिनेटली दो ग्राम पंचायतों के वार्ड आ गए तो इसके वार्ड्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो करीब 10 से 25 वार्ड माना जाता है। और पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली, दो ग्राम पंचायतों की पॉपुलेशन आ गई तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यूजुअली यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रधान और उप प्रधान। और इसके अलावा क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी वाला आर्टिकल है मैं आपको साथ में क्लियर करे चल रहा हूं, कि जो जनपद और जिला, इन दोनों लेवल्स पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ट्राई टू लिसन केयरफुली, बकायदा ऊपर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उन्हें मैंने बोल्ड कर दिया है। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और मेंबर्स सबको कैसा होता है? डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये सबसे छोटी यूनिट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ऑल डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? पर इसके ऊपर की स्टेजेस में अगर हम बात करें, सो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर की स्टेजेस में जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन तो डायरेक्ट है। अब आप कहोगे सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर राज्यसभा। भाई विधानसभा मेंबर्स क्या करते हैं? जनपद विधानसभा मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स का क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं। सो इन द सेम वे, जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेंगी? वो इलेक्शन करेंगी किसका? चेयरपर्सन का। जो ग्राम पंचायत है वो जनपद पंचायत के चेयरपर्सन को क्या करेंगी? इलेक्ट करेंगी। पर जो मेंबर्स है उनका इलेक्शन यहाँ भी कौन होगा? जो जनपद पंचायत के मेंबर्स है उनका इलेक्शन कौन करेंगे? सिटीजन्स ही करेंगे। मतलब कि किसके जैसा हो गया? ये लोकसभा के जैसा हो गया। जैसे जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो मेंबर्स हैं वो भले ही एक लेवल ऊपर है, तहसील और जिला लेवल पर है, बट स्टिल उनका इलेक्शन कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। जैसे लोकसभा मेंबर्स का इलेक्शन हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। मतलब आप समझ लो, पंचायत में एक बार ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग होगी,
एक बार जनपद पंचायत के लिए और एक बार जिला पंचायत के लिए। तीनों के लिए क्या होगा, जो ग्राम सभा वाले हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वोटिंग करने का टास्क करेंगे। बट जो चेयरपर्सन है फ्रेंड्स पंचायत के, वो क्या होंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, पर किस लेवल पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मतलब जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जो चेयरमैन होगा उसका इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चीफ होते हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनली हमसे इतने ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत डेप्थ है और बहुत ज्यादा चीजें जो है इसमें डिस्कस करी जा सकती है। सो इस प्रकार से जो होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत में आप स्टडी कर सकते हैं। ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम पंचायतों को मिला के जनपद पंचायत बनती है, जनपद पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। अब आप कहोगे सर अकेली ग्राम पंचायत ही बना देते, जनपद और जिला पंचायत नहीं बनाते थे तो क्या प्रॉब्लम थी। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, मान लीजिए हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्टेट्स हैं। सो हमारे यहाँ क्या होते हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों होते हैं। अब जो स्टेट हाईवे रहते हैं वो किसके लिए अंदर होते हैं फ्रेंड्स, स्टेट के ही अंदर होते हैं। पर जो नेशनल हाईवे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जो क्या होते हैं, जो इंटरकनेक्शन में होते हैं। सो ऐसे इंटरकनेक्शन वाले जो वर्क्स होते हैं, इनके लिए जनपद पंचायत और जिला पंचायतों का होना क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि रिमेंबर महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए पर साथ ही साथ डिपेंडेंस भी होनी चाहिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इसलिए नेसेसरी है ताकि रूट लेवल से जो भी वर्किंग है, प्रॉब्लम्स है, वो सब जो है मालूम पड़ सके। और जिला पंचायत इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी स्ट्रैटेजीज बनानी है वो पूरे जिले या पूरे के पूरे स्टेट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म की जा सके। इन इंडिया यू ऑल नो कि हम फेडरलिज्म और यूनिटरी दोनों का मिक्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो यही चीज फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। आई गेस आप सबको जो 2 वाला है जिसमें 3 टायर पंचायती सिस्टम है और 3 वाला कंपोजिशन ऑफ पंचायत, तीनों क्लियर हो गए होंगे। 2, 3 और 1 तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये तीनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले क्या बनाइए, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्यों बना रहे हैं, 3 टायर पंचायती सिस्टम, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बना रहे हैं। विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए बना रहे हैं। पर ये जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जो बन गई है, इनका कंपोजिशन कैसे होगा, ये कहाँ दिया है, ये नेक्स्ट वाले 243 आर्टिकल सी में दिया है। सो इस तरीके से आपको ए बी सी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ट्राई टू रिमेंबर राज्यसभा लोकसभा 79, 80, 81, पहले फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के बाद कंपोजिशन। सो उसी तरह से 243 में ए में फॉर्मेशन ग्राम सभा किसके लिए, फॉर्मेशन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए। 243 सी में पूरा का पूरा सबका क्या, पूरा कंपोजिशन, कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इलेक्टेड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान और इलेक्टेड मेंबर, सरपंच, उप सरपंच और इलेक्टेड मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हर लेवल पे अलग अलग, सीईओ, बीडीओ, पंचायत सेक्रेटरी। अब फ्रेंड्स एमपीपीएससी में जो पोस्ट निकलती हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सीईओ, वो असल में यही पोस्ट हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो बीडीओ जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपने नाम देखा होगा, वो यही पोस्ट रहती है जो जनपद पंचायत के साथ काम करता है। बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेजिस्लेचर है उसमें जो लोग आते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है। इसीलिए जो इलेक्टेड पीपल हैं, जो लेजिस्लेचर में आ रहे हैं, उनके पैरेलल में वर्किंग किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव्स की होती है, जो प्रॉपर एग्जामिनेशन लाइक एमपीपीएससी, यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं। सो पंचायत क्या है, लोकल लेवल का लेजिस्लेचर है, और उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या हो जाएगा, लोकल लेवल का एग्जीक्यूटिव। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए, जिस तरह से फर्स्ट 3 कनेक्टेड है
उस तरह से 4, 5 और 6 ये तीनों भी क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्थ वाले की। सो फोर्थ वाला क्या है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल हमारे लोकसभा और राज्यसभा है उनका रिजर्वेशन का आर्टिकल तो आपने आर्टिकल 16 पढ़ा है, और आप फ्यूचर सेशन में एक और पढ़ेंगे 330 से 342 के बीच में। पर जो लोग, जो पंचायत है और जो म्युनिसिपैलिटी है, उनके बारे में सारी की सारी चीजें, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, टेन्योर हो, सब कुछ कहाँ दे दिया गया है, इन्हीं 15 आर्टिकल्स में दे दिया गया है। सो रिजर्वेशन की भी बात यहाँ पर फ्रेंड्स की जाती है। अब रिजर्वेशन आप बताइए किस किस को मिलता है फ्रेंड्स। डेफिनेटली रिजर्वेशन हमारे यहाँ एक तो कास्ट बेसिस पे मिलता है, और उसके अलावा फिजिकल क्वालिटीज पे वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है। और इसके अलावा मंडल कमीशन ने बाद में क्या जोड़ दिया था, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन जोड़ दिया था। सो डेफिनेटली इन्हीं तीनों के रिजर्वेशन की बात की जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजर्वेशन मैं मानता हूं फ्रेंड्स, वो है वुमेन का रिजर्वेशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पहले जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें, भाई इक्वलिटी वाली सोसाइटी में। सो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर करने के लिए क्या करा है, रिजर्वेशन की बात की है कि जो टोटल सीट्स होंगी उनका एटलीस्ट 1/3 पे क्या होंगी, वुमेन का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मतलब पहले क्या होता था फ्रेंड्स, गांव में सरपंच हमेशा मेल ही होता था, बट अब जो है नियर अबाउट 33% तो आपको वुमेन सरपंच बनाने ही पड़ेंगे। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि मध्य प्रदेश जैसी जो स्टेट्स है फ्रेंड्स, वहां पर क्या करा गया है, वहां पर जो रिजर्वेशन है वो 33 नहीं फ्रेंड्स, इस नियर अबाउट 50% जो है ग्रांट कर दिया गया है। ओके, बट स्टिल लेट मी टेल यू स्ट्रेट कि अभी भी हमारे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, जो सरपंच है, फोटो में देखिए फ्रेंड्स, जो सरपंच है वो स्टिल क्या होता है, घर का काम करता रहता है, क्योंकि पति परमेश्वर जो प्रथा है फ्रेंड्स, वो हमारे यहाँ आज भी रन होती है, प्रैक्टिस होती है। और जो सरपंच नहीं है, वो क्योंकि उस वुमेन का हस्बैंड है, इसलिए क्या होता है, वो सरपंच की पोस्ट पर बैठ जाता है, और गांव के लोग उसे ही सरपंच मान के काम करते हैं। अब आई गेस फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, बट स्टिल मैं कहूंगा इट इज स्टिल अ प्रोग्रेस कि एटलीस्ट उसको, जो अपनी वाइफ है, उसे घर से बाहर निकालकर सरपंच बनाना पड़ रहा है, और वो उसके नाम से ही क्या कर पा रहा है, काम कर पा रहा है। एंड आई गेस जैसे जैसे लिटरेसी एजुकेशन बढ़ेगी, फ्यूचर में ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और ये जो वुमेन है, ये अपने राइट्स को पहचान कर बकायदा सरपंच की कुर्सी पर भी क्या होगी फ्रेंड्स, बैठेगी। ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे ही होती है। अब नाउ इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें रिजर्वेशन की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, जब हम सेंसस पढ़ते हैं, सो सेंसस में हम स्टडी करते हैं कि हर स्टेट का जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन का जो रेशो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अभी एग्जैक्ट परसेंटेज तो याद नहीं आ रहे हैं, 8 और 16% में काफी क्या कहते हैं मिसमैच होता है। पर लेट मी टेल यू कि एमपी में जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, आई गेस 16% के अराउंड है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब की है। और वहीं आप दिल्ली में चले जाएंगे तो वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ही नहीं। सो इस तरह से एक चीज समझी गई कि अलग अलग स्टेट्स में जो प्रपोर्शन है वो क्या है, पॉपुलेशन का डिफरेंट है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ये पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। सो इसीलिए स्टेट्स पे छोड़ दिया गया कि आप अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करें कि आप कितना रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देना चाहते हैं। और ओबीसी को तो रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये कंप्लीटली किसके एंड पे छोड़ दिया गया है, स्टेट्स के ही एंड पे छोड़ दिया गया है। इट मीन टू से कि एससी और एसटी को आपको रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, पर वो आपकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रहेगा। मतलब एमपी में शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन होगा वो अदर स्टेट से डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा।
पर ओबीसी को तो रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है। अब इसमें अगर आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओबीसी का रिजर्वेशन हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। लेट मी रिपीट, ओबीसी का रिजर्वेशन हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा में नहीं है। आई गेस आपको ये बातें सब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। इसको अगर मैं बात करूं तो ये किस में था, टू आर्टिकल 243D में था। अब फ्रेंड्स रिजर्वेशन किसके लिए करते हैं, डेफिनेटली पंचायत जो है उसके लिए रिजर्वेशन करते हैं। तो अब पंचायत का जो रिजर्वेशन करा है, तो मुझे बताइए उसका एक टेन्योर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली उसका एक टेन्योर होगा। तो टेन्योर कितना है फ्रेंड्स, 5 इयर्स। अब मुझे बताइए, हमने प्रेसिडेंट में स्टडी करा था अगर, या फिर हमने लोकसभा में भी स्टडी करा था, लोकसभा नहीं प्रेसिडेंट लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो हमने उसमें स्टडी करा है, प्रेसिडेंट भी नहीं, आपको प्रेसिडेंट से अच्छा क्लियर नहीं होगा, हम राज्यसभा चेयरमैन की बात करते हैं या लोकसभा चेयरमैन की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोकसभा चेयरमैन जो है मान लीजिए अपने टेन्योर के दौरान जो है अपने पोस्ट को लेफ्ट आउट कर देता है, सो उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा एक नया चेयरमैन बनाएगी। अब मुझे बताइए जो नया चेयरमैन होगा, क्या उसका टेन्योर वापस से 5 ईयर होगा, डेफिनेटली नॉट। अगर 2.5 साल पुराना चेयरमैन वर्क कर चुका है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट 2.5 ईयर्स ही क्या करेगा, वर्क करेगा। सो इन द सेम वे, जो 5 इयर्स का टेन्योर है उसमें अगर मान लीजिए पंचायत जो है किसी रीजन से अर्ली डिसॉल्व हो जाती है, सो जो नई पंचायत फॉर्म होगी उसका 5 साल का वापस से टेन्योर नहीं होगा, वो क्या होगी, बचे हुए टेन्योर के लिए वर्क करेगी। अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों है जरा समझिए, मान लीजिए जैसे ये एमपी है, डोंट सी माई मैप बिकॉज द थिंग इज आई एम नॉट अ एमपी टीचर, तो मेरा मैप फॉर्मेशंस काफी खराब है। सो फ्रेंड्स मैप में देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट में मल्टीपल पंचायत्स होती है, यू कैन सी ढेर सारी क्या होती है, एक स्टेट के अंदर पंचायत्स होती हैं। अब एक स्टेट के अंदर जो पंचायत है फ्रेंड्स, अब समझिए अगर कोई पंचायत अर्ली डिसॉल्व हो रही है और आप उसको प्रॉपर 5 ईयर टेन्योर दे दे रहे हैं, तो क्या सारी पंचायत का इलेक्शन एक साथ हो पाएगा, डेफिनेटली नॉट। सो सारी पंचायत का इलेक्शन एक साथ हो सके, इसलिए हमने ये सिस्टम रखा है कि पंचायत क्या होगा, उसका टेन्योर क्या रहेगा, 5 साल रहेगा। और अगर अर्लियर डिसॉल्व हो गया है, सो नई पंचायत जो है उसका इलेक्शन 6 मंथ्स में कराना होगा। याद करिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब में हमने इस 6 मंथ पीरियड को समझा है, और इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो वहां पर बिना इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के आप ज्यादा समय तक रूल नहीं कर सकते। सो अगर पंचायत अर्ली डिसॉल्व हो जाती है, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में इलेक्शन होगा, और वो क्या होगी, बकायदा जो बचा हुआ टर्म है उसी के लिए क्या करेगी, वर्क करेगी। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स याद कीजिए, हमने कई बार क्वालिफिकेशन स्टडी करी है। सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ट्राई टू सी द सेकेंड क्वालिफिकेशन वेरी केयरफुली। रिमेंबर फ्रेंड्स, लोकसभा या राज्यसभा में हमने क्वालिफिकेशन देखी है तो वो कितनी थी, 25 इयर्स और 30 इयर्स। इवन हमने जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन देखी थी वो कितनी थी, 35 इयर्स। और वोटिंग की हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो फ्रेंड्स कितनी है, 18 इयर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, दैट द क्वालिफाइड एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड या फॉर फाइटिंग अ इलेक्शन ऑफ पंचायत इज 21 इयर्स। ओके, ये सबसे यूनिक एज है, क्योंकि किसी भी जगह आपको फ्रेंड्स ये 21 इयर्स का एज क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। और आई गेस आपको ये बड़े आसानी से क्लियर हो रहा होगा, सीक्वेंस भी हमने समझा था। आर्टिकल 56 ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके बाद हमने समझा था आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। सो उसी सिनारियो में ड्यूरेशन के बाद क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, आपस में कनेक्टेड है। देखिए सेकंड वाला राइट, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन, और ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन
और रिजर्वेशन, तीनों आपस में क्या है, सीक्वेंस में कनेक्टेड है, 4, 5 और 6। तो ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट 3। अब इसके बाद देखिए 7th, 9th और 11th। अब 15 में से हमारे लिए टोटल जो हमने 6 कर लिए हैं, 6 के बाद जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 7th, 9th और 11th। अब फ्रेंड्स, ये आर्टिकल्स आपको थोड़े से टफ पड़ सकते हैं, क्योंकि जो 9th है वो फाइनेंस कमीशन है, जो आर्टिकल 280 में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है फ्रेंड्स, पावर्स एंड फंक्शंस। अब पावर्स एंड फंक्शंस में अगर हम बात करें, एज यू ऑल हैव अंडरस्टूड यस्टरडे, पंचायत को हमें क्या बनाना है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाना है। उसके लिए उसे क्या देनी पड़ेगी, पावर्स देनी पड़ेगी। पावर्स कौन देगा, स्टेट लेजिस्लेचर अपनी पावर्स में से क्या करेगा, कुछ पावर्स देगा। पावर्स क्यों दी जा रही है, ताकि जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वोकेशनल एजुकेशन मतलब किसी व्यक्ति को इतनी एजुकेशन देना कि वो जल्दी से क्या हो जाए, काम पे लग जाए। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग क्या है, एजुकेशन है, पर मैकेनिक की एजुकेशन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन है। कारपेंटर, बार्बर वगैरह ये सब भी क्या है, वोकेशनल एजुकेशन है। लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एंड आई गेस कोरोना पीरियड में हेल्थ एंड सैनिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इकोनॉमी में आप इसको काफी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जो विलेज इकोनॉमी है वो इसी पीडीएस पे चलती है। और सोशल वेलफेयर, अब और वीकर सेक्शंस का वेलफेयर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो ये 6 ब्लॉक्स जो हैं, ये मैंने ऐसे बनाए हैं कि हर ब्लॉक की सारी चीजें आपस में क्या हैं, अच्छे से कनेक्टेड है। एंड डोंट बी वरीड, आपको ये पूरे 29 रिमेंबर नहीं करने हैं, बट आपको एक नॉलेज होना चाहिए बेसिक कि 29 में क्या क्या आएंगे। ये सब वो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पंचायत जो है वो वर्क करेगी, किसके अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। एंड आई गेस आप सबको ये प्रिटी क्लियर है कि गांव में इन सब के ऊपर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एज आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे कि कुआं ज़्यादा ज़रूरी है, कि रोड ज़्यादा ज़रूरी है, कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिसीजन जो है लोकल लेवल पर ही लिया जा सकता है। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, क्या जोड़ा गया है, 11th शेड्यूल जोड़ा गया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स है। एंड आई हैव एक्सप्लेन शेड्यूल क्या होता है प्रीवियसली, कि इन 29 सब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के जो सीक्वेंस है उसमें नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक में नहीं लिखा गया है। उससे सेपरेट जो है 12 शेड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें ये अलग से क्या है, मेंशन्ड है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लो है वो इन चीजों को बताने में जाया ना हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आर्टिकल्स के सिनेरियो है उसमें ये चीजें नहीं लिखी गई है। आर्टिकल में सिर्फ मेंशन किया गया है कि 11th शेड्यूल के 29 सब्जेक्ट्स पर वर्क करने की पावर जो है वो पंचायत के पास होगी। और फिर जो 11th शेड्यूल है उसमें सेपरेटली ये क्या करा गया है, राइट आउट किया गया है। यहीं से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, 11th शेड्यूल किससे जोड़ा गया है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11th शेड्यूल जो है वो फ्रेंड्स जोड़ा गया है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, आर्टिकल 280 में जो नेशनल लेवल पे दिया है फाइनेंस कमीशन, उसी की स्टेट लेवल पे बात की गई है, किसमें, 9th आर्टिकल में। अब अल्फाबेटिकली आप अगर फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो देखिए ABCDE 5, FGHI 9, 6 7 8 9, तो फाइनेंस कमीशन कौन सा हो गया, 9th। तो अल्फाबेट याद ना करें, नंबर याद करें, 3 3 6 7 9 और 11। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये पंचायत को क्या करता है, ऑथराइज करता है कि वो लेवी करे। लेवी मतलब लगाना, किसी भी टैक्स को लगाना का मतलब होता है फ्रेंड्स लेवी, या लगाना, बनाना वगैरह, कलेक्ट करे और
एप्रोप्रिएट करे। एप्रोप्रिएट मतलब क्या कहते हैं, बांटना। एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। अब फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज वी हैव अंडरस्टूड, जो पंचायत है वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का बच्चा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोकसभा और राज्यसभा जो है उनका फ्रेंड्स बच्चा कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा और राज्यसभा के अंडर कौन काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर का चाइल्ड कौन है फ्रेंड्स, पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पंचायत क्या करती है, अंडर में काम करती है। जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। सो वो डिसाइड करते हैं कि स्टेट जो है वो किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी और किस सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पर पहले सिर्फ स्टेट्स लॉ बनाती थी, अब स्टेट और नेशन, स्टेट्स और सेंटर दोनों की दोनों एजुकेशन पर लॉ बना सकती है, जो कि लोकसभा ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा है। इसी बात को हम डेप्थ में भी स्टडी करेंगे अपने आगे के सेशन में, जिसमें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस स्टडी करेंगे। उसी तरह से जो स्टेट्स होती हैं वो पंचायत को पावर देती हैं कि आप कौन सा टैक्स लगा पाओगे, कौन सा टैक्स कलेक्ट कर पाओगे, कौन सा टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, आप किस तरीके से टोल जो है वो लगा सकते हो, आप किन किन गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए फीस जो है चार्ज कर सकते हो। ये सब जो है डिसीजन कौन लेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। अब लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे में क्या हो सकता है फ्रेंड, डिस्प्यूट हो सकता है कि ये पैसा मुझे मिलना चाहिए, वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स ना हो इसके लिए क्या बनाई जाती है, फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। आप समझेंगा, हर स्टेट की फ्रेंड्स पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। पॉपुलेशन के अलावा साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जो एजुकेशन होती है और जो इकोनॉमी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो इन बेसिक ग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करते हुए फाइनेंस कमीशन क्या करती है, ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है किस किस के बीच में, स्टेट और पंचायत के बीच में, ताकि क्या ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पंचायत का साइज बड़ा है या फिर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो डेफिनेटली उसको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फंड्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको अपॉइंट कौन करता है फ्रेंड्स, गवर्नर अपॉइंट करता है। डेफिनेटली अब स्टेट्स के अंडर में है तो स्टेट लेवल पे सारा अपॉइंटमेंट का वर्क किसका रहता है, गवर्नर का रहता है। पीरियड क्या रहता है, 5 ईयर का रहता है। सो इसकी वर्किंग, आपने अगर फाइनेंस कमीशन को स्टडी करा है तो ये क्या करते हैं, पहले जब ये कमीशन बनती है तो ये अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाती है जिसमें ये इवन सिटीजन तक से सजेशन मांगने का काम करती है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट क्या करी जाती है, वो रिपोर्ट जो है गवर्नर को दे दी जाती है और गवर्नर इस रिपोर्ट को कहाँ पेश करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करता है। अब try to understand, as we have studied, governor governor lays before the parliament report made by dash dash dash। as we have studied in previous articles, फाइनेंस कमीशन भी फ्रेंड्स क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी का पार्ट है, डेफिनेटली नॉट। पर ये फाइनेंसर्स डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि जो स्टेट है और वो किस किस पंचायत को कितना पैसा जो है देने का वर्क करेगी। और इसके अलावा जो भी मेजर्स इनके फॉर्मेशन में, जो भी मेजर्स जो है पंचायत के इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी हैं, वो भी क्या करता है, ये सजेस्ट करता है। पर लॉ मेकिंग की पावर स्टेट्स में किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। सो डेफिनेटली ये रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर को देनी पड़ेगी। अब फाइनेंस कमीशन तो लेजिस्लेचर का पार्ट है नहीं, सो इसलिए वो डायरेक्टली ये रिपोर्ट दे नहीं सकता। सो ये रिपोर्ट कौन ले डाउन करेगा, गवर्नर जो है ये रिपोर्ट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उसमें क्या करेगा, ले डाउन करेगा। आई गेस आपको ये सब बातें क्लियर हैं, पहले भी मैं काफी डिटेल में ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अदर देन दैट, जो ग्रांट इन एड है, पंचायत जो स्टेट का फंड होता है उसमें से ग्रांट्स दी जाती है किसको, पंचायत को। सो फ्रेंड्स, एक बात कही जाती है नेशनल लेवल पे कि राज्य हमेशा, if this statement is well understood in Hindi only, राज्य हमेशा केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते हैं। स्टेट्स जो है वो हमेशा भीख मांगते रहते हैं, किससे, सेंटर से। इट इज अ वेरी
पॉपुलर फ्रेज। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि जो सेंटर है उसके टैक्सेस क्या है, बहुत ज्यादा है और मेन है। फॉर एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स है और कॉरपोरेशन टैक्स है, इन्हीं से मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होता है, कलेक्ट होता है। और दोनों की दोनों किसके अंडर में है, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में है। सो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने फंड में से जो स्टेट्स हैं उनको कुछ ग्रांट्स देते हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो कितना किस ग्रांट किसको दिया जाएगा, ये भी फाइनेंस कमीशन ही क्या करता है, डिसाइड करता है। अब इसके अलावा कौन कौन से टैक्सेस, ड्यूटी, टोल, फीस, ये सब जो है पंचायत जो है मांगेगा वगैरह, ये सब भी डिसीजन कौन लेता है, फाइनेंस कमीशन लेता है। बट लेट मी टेल यू, ये सब जो है, ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सी अ वर्ड वेरी केयरफुली, ये सब क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। ये सब सिर्फ रिकमेंडेशंस है, इन्हें मानना है कि नहीं मानना है, इनके अकॉर्डिंग वर्क करना है कि नहीं करना है, इट इज कंप्लीटली अप टू द फाइनेंस कमीशन टू डिसाइड। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि इनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है या फिर इनके अकॉर्डिंग हमें वर्क नहीं करना है। और यहीं से सारी ट्रेजेडी और सारा डिस्प्यूट और सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। सो ये फाइनेंस कमीशन जो आपके सामने है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है और उसको चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेंबर्स, तो एक चेयरमैन होता है फ्रेंड्स, और उसके अलावा दो मेंबर्स और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। आपका होमवर्क है कि प्रेजेंट में एमपी की फाइनेंस कमीशन जो है उसका चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आई हैव सीन फ्रेंड्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आपने तो अभी फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन स्टडी नहीं करा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगे, बट लेट मी ट्राई टू कंफ्यूज यू। फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस इफ आई आस्क कौन कराता है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराता है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बट लेट मी आस्क यू, विधानसभा के इलेक्शन कौन कराता है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है विधानसभा के इलेक्शन कराता होगा। नो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो विधानसभा के इलेक्शन नहीं कराता, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। फिर सर पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराता है, वो फ्रेंड्स स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कराता है। नाउ यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि सर ऐसा क्यों, पंचायत म्युनिसिपैलिटी तो वी अंडरस्टैंड कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है, बट विधानसभा भी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एमपी का इलेक्शन चल रहा है। अब एमपी के इलेक्शन को कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देखता है। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है फ्रेंड्स, सीएजी के जैसी एक पोस्ट है। अब इलेक्शन कमिश्नर सीएजी के जैसा एक पोस्ट है जो कहीं ना कहीं बुलवार की तरह काम करता है, जो चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखने का काम करता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कमलनाथ जी ने सपोज किसका इलेक्शन करवाया। भाई इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेट होते हैं एक्चुअली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। बट फ्रेंड्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर के अकॉर्डिंग नॉमिनेट हो रहा है। सो गवर्नर तो खुद डिसीजन लेता ही नहीं है। सो डेफिनेटली ये डिसीजन किसने लिया होगा, देन चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी ने लिया होगा। सो मुझे बताइए, क्या कमलनाथ जी जो डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन होगा, अभी रिसेंट में जो अब जो उपचुनाव होंगे, बाय इलेक्शन जो अब होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, क्या उसमें कमलनाथ जी को फेवर कर सकते हैं बसंत प्रताप सिंह जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या करा गया है, इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको नहीं रखा गया है विधानसभा के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया है, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके होने का किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो ना रहे। फिर सर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी इन्हीं को दे देते, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो लेट मी टेल यू, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है, दे आर द चाइल्ड ऑफ स्टेट, दे आर कंप्लीटली अंडर द स्टेट। सो इसीलिए उनका जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से कराया जाता है, जिसको
गवर्नर जो है, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेजेंटली बसंत प्रताप सिंह जी है, उनको गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, नॉमिनेट करता है। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये कई एग्जाम्स में फ्रेंड्स मेनी टाइम्स पूछा जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है किस किस के इलेक्शन कराता है। अब फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन को अगर मैं बेसिक तौर पे पूछूं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एज यू कैन सी, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्रेंड्स हम देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जनहित जनहित याचिका नहीं, आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। ये हम स्टेट इलेक्शन जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे आर्टिकल 323 से 329 में, तब हम इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है, जिससे ये इंश्योर करा जाता है कि इलेक्शंस पूरी तरह से क्या हो, फ्री हो और फेयर हो। सो उसके लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस फ्री और फेयर हो, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है, जो क्या करती है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल करती है और इसके अलावा इलेक्टोरल रोल बनाती है। फ्रेंड्स इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर आईडीज। सो वोटर आईडी बनाना, इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, ये सब फंक्शंस किसके हैं, इलेक्शन कमीशन के हैं। इसके अलावा सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराना भी किसका वर्क है, इलेक्शन कमीशन का ही वर्क है। और ये सब जो है इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट है, कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर सकता है कि नहीं? डेफिनेटली ये अगेंस्ट वर्क कर सकता है। सो क्या इसको हमें सीएजी की तरह इंडिपेंडेंस देनी चाहिए? डेफिनेटली देनी चाहिए। सो इसीलिए ये फीचर रखा गया है कि इनका रिमूवल कैसे होगा, सिर्फ एक हाई कोर्ट जज के रिमूवल मेथड के तरीके से होगा। और इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी क्या नहीं करी जा सकती, इनके टेन्योर के जो इनका टेन्योर का जो पीरियड है उसमें इनके डिसएडवांटेज में कम नहीं करी जा सकती। आई हैव एक्सप्लेन प्रीवियसली, इसका मतलब ये है कि अगर सर्विस कंडीशंस में कुछ भी चेंज आता है, सो बसंत प्रताप सिंह जी के लिए नहीं होगा, जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आएगा उसके लिए ये चीज जो है प्रैक्टिस की जाएगी। आई गेस आपको ये काफी अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स हमारा जो पूरा पंचायत है वो फिनिश आउट हो गया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट अबाउट 12, 13 एंड 14, 15? मतलब आर्टिकल 243 जो है फ्रेंड्स, उसमें तो ए से लेकर ओ तक टोटल 15 आर्टिकल्स है। सो व्हाट एवर आर्टिकल 12, 13, 14 और 15। सो 12, 13, 14, 15 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सके, बट स्टिल मैंने आपको पहले भी एक होमवर्क दिया था कि आप लोग क्या करें, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस एप्लीकेशन में आपको क्या होगा, अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। सो वहां पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा पर्सनल नंबर 9977729895, इस पर आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके अपना डाउट, अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व करा सकते हैं। So friends, that's all for now. If you have any doubts, comment us in the comment section. Bye bye for now.